केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन के संदर्भ में एक नई स्कीम का निर्णय लिया है जिसे यूपीएस कहा गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा गया। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। दरअसल जब से एनपीएस लागू हुआ था तभी से सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। वो लगातार ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ओपीएस को लागू करने से इनकार कर रही थी। सरकार का कहना है कि ओपीएस को लागू करने से सरकारों पर बहुत ही वित्तीय बोझ बढ़ेगा, केंद्र सरकार पर भी और जो राज्य सरकार ओपीएस देंगे उन पर भी। रिजर्व बैंक भी यही बात कहता रहा है कि ओपीएस लागू करने से सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसीलिए सरकार ओपीएस लागू नहीं करना चाह रही थी। लेकिन ओपीएस को लागू करने संबंधी जो मुद्दा था ये राजनीतिक रूप धारण कर लिया। कई विधानसभाओं में राजनीतिक मुद्दा बना, पिछले संसदीय चुनाव में भी ये मुद्दा बना। कई राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा भी की, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 2018 में घोषणा की थी। 2022 में कई सरकारों ने, जिसमें झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, इन सरकारों ने भी इसे लागू करने की घोषणा की। लेकिन अभी तक कहीं भी ओपीएस मिल नहीं पाया है। उसके कई कारण हैं जिनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तब सरकार पर एक राजनीतिक दबाव बना कि हम अगर ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता टीवी सोमनाथन कर रहे थे, और उस कमेटी ने जो संस्तुति की वो संस्तुति यूपीएस की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या खास है, इसकी विशेषता क्या है, एनपीएस में क्या है और ओपीएस में क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग यूपीएस की बात करें। यूपीएस जो है, यूपीएस और ओपीएस जो है ये सुरक्षित पेंशन स्कीम है, और यह जो है एनपीएस है मार्केट लिंक योजना है। ये मार्केट पर निर्भर करता है कि आपका धन कितना, आपका पेंशन कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, वो क्योंकि आपका जो भी पैसा होता है वो मार्केट में लगा दिया जाता है और उसी हिसाब से आपको आपकी पेंशन निर्धारित होती है। तो उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। यूपीएस की बात अगर कर ली जाए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, तो इसमें कहा गया कि अगर कोई कर्मचारी 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर लेता है या 25 वर्ष के बाद रिटायर होता है तो उसके जो अंतिम 12 महीने के जो मूल वेतन है उसका औसत निकाला जाएगा और उस औसत का 50% उसका पेंशन निर्धारित किया जाएगा। यानी कोई कर्मचारी अगर 25 वर्ष की सेवा पूरा कर लेता है, 25 वर्ष बाद वो रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन कितनी होगी, उसके अंतिम 12 माह के मूल वेतन का औसत निकाला जाएगा। उस औसत का 50% उसका पेंशन निर्धारित होगा। ठीक, दूसरी बात क्या कही गई, दूसरी बात कही गई कि अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा करता है तो उसे भी एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। वो मिनिमम 10,000 होगी, कम से कम 10,000 उसे भी पेंशन दिया जाएगा। फिर कहा गया कि इसमें डीआर जुड़ेगा, डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत जो है, महंगाई भत्ता के रूप में इसमें इस पेंशन में जुड़ेगा। ठीक, फिर कहा गया कि पारिवारिक लाभ भी मिलेगा, पारिवारिक लाभ भी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की पेंशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जितना पेंशन उसे मिलता था उसका 60% मिलेगा पेंशन के रूप में। फिर कहा गया कि ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी और साथ में एक मुश्त रकम भी कुछ मिलेगी, एक मुश्त रकम भी मिलेगी। अब एक मुश्त रकम ये कितनी होगी, इसका निर्धारण यह होगा कि प्रत्येक 6 माह की सेवा के बदले में कर्मचारी का जो वेतन है यानी मूल वेतन और डीए उसका 10% जोड़ा जाएगा। तो ये 10% हमेशा जुड़ता रहेगा और यही अंत में कर्मचारी को एक मुश्त राशि के रूप में मिल जाएगी। यह रकम प्रत्येक 6 माह पर जुड़ेगी, क्योंकि 6 माह की सेवा पर उसका जो वेतन है यानी मूल वेतन और डीए उसका 10% इसका हिस्सा होगा, यानी 10% प्रत्येक 6 माह पे जुड़ेगा और यही रकम आपको मिल जाएगी एक मुश्त। फिर ये कहा गया कि जो कर्मचारी 2004 के बाद नौकरी किए हैं, ज्वाइन किए हैं और 2025 1 अप्रैल 2025 के पहले वो रिटायर हो गए हैं तो उन्हें एनपीएस के तहत पेंशन मिलती थी। तो ये कहा गया कि उन्हें भी हम यूपीएस के तहत पेंशन देंगे। ठीक, तो इतनी प्रमुख बातें यूपीएस की हैं। साथ में इसमें
जो स्वास्थ्य लाभ के संदर्भ में भी बात कही गई है कि इसमें जो है जो मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, मेडिकल सुविधा की भी बात इसमें कही गई है। अब एनपीएस को पहले देख लिया जाए। अब इसमें ओपीएस में इतनी सारी चीज़ें तो सरकार देगी, लेकिन कर्मचारी क्या देगा? तो ओपीएस यूपीएस में कर्मचारी जो है 10% जो अंशदान एनपीएस में करता था, एनपीएस में भी कर्मचारी 10% अंशदान करता है अपने वेतन का, यानी मूल वेतन और डीए का प्रति माह उसका जो वेतन होता है उसका 10% वो एनपीएस के रूप में अंशदान करता है। तो वो अंशदान यहाँ करता रहेगा यूपीएस में। यहाँ 10% अंशदान करता था और सरकार यहाँ कितना अंशदान अभी तक करती थी? सरकार अभी तक एनपीएस में अंशदान जो करती थी वो 14% करती थी। पहले 10% ही करती थी, 2019 से एनपीएस में सरकार 14% अंशदान करने लगी। 10% कर्मचारी का अंशदान और 14% सरकार का अंशदान। यहाँ कहा जा रहा है कि 10% कर्मचारी अंशदान करेगा और 18.5% सरकार अंशदान करेगी और इसी पैसे से ये सब देगी। ठीक। ओपीएस में क्या है? ओपीएस में कहा जा रहा है कि पेंशन 50% यहाँ भी होता है, लेकिन अंतिम मूल वेतन का 50% होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि 12 महीने के मूल वेतन का औसत 50% औसत का 50% होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि अंतिम मूल वेतन, जब कर्मचारी रिटायर हो रहा है और जिस महीने उसका अंतिम वेतन मिल रहा है उस अंतिम वेतन का अंतिम मूल वेतन का 50% होगा। तो ये रकम इससे ज़्यादा होगी। ठीक। दूसरी बात, यहाँ भी डीआर जुड़ता ही है, यहाँ भी पारिवारिक लाभ मिलता ही है। ठीक। ग्रेच्युटी और एक मुश्त रकम यहाँ भी मिलती है। यहाँ जो है जीपीएफ की सुविधा है, जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। कर्मचारी प्रत्येक माह अपने वेतन मूल वेतन का 6%, कम से कम 6% जीपीएफ में अंशदान करता है। कर्मचारी के ऊपर निर्भर है, इसको बढ़ा भी सकता है, 100% तक कर सकता है। और इस पर सरकार क्या करती है कि इस जीपीएफ पर ब्याज देती है, 7.1% ब्याज देती है। अच्छी ब्याज मिलती है जीपीएफ पे। एक समय के पश्चात आप जीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। 10 वर्ष पश्चात आप चाहें किसी कार्य के लिए, शिक्षा के लिए, विवाह के लिए, किसी घर बनाने, किसी भी कार्य के लिए आप एकमुश्त पैसा उससे निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि जीपीएफ पर आप लोन भी ले सकते हैं और यह लोन जो है ब्याज मुक्त होता है। तो ये सुविधाएं यहाँ ओपीएस में मिली हुई है। ओपीएस में कोई कर्मचारी को 1 पैसे का अंशदान नहीं करना होता है, जैसे यहाँ 10% अंशदान किया जा रहा है उस प्रकार का कोई अंशदान ओपीएस में नहीं करना होता है। ये जितने भी रकम होती है ये सब जब आप निकालते हैं जीपीएफ को तो यह टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यहाँ ये बातें हो गई। एनपीएस में, एनपीएस को लागू किया गया 2004 में। 2004 में एनपीएस को लागू किया गया। 2003 में एक अधिनियम बना था पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया और एक अंतरिम अधिनियम इससे संबंधित बना था 2003 में। आगे चलकर 2013 में पूर्ण अधिनियम बना और 2014 में वो अधिसूचित हो गया। तो 2004 में ये नई पेंशन स्कीम शुरू हुई। इस पेंशन स्कीम में क्या कहा गया कि कर्मचारी 10% अंशदान करेगा, सरकार 14% अंशदान करेगी। 2019 से 14% अंशदान कर रही है। अब जब कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो जितना भी अंशदान किया है उसका 60% वो रिटायर होने के बाद निकाल लेगा, बचेगा 40%। इस 40% की एन्युटी लेगा, यानी एक किसी बीमा कंपनी से एक अनुबंध होगा कि हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं और आप इसे मार्केट में लगाइए और हमें क्या करिए कि आप पेंशन के रूप में लेना चाहते हैं तो प्रति माह हमें उसमें से धन दीजिएगा। तो यहाँ से इस एन्युटी 40% की एन्युटी से इसका पेंशन निर्धारित होता है। तो अधिक से 2000, 3000, 4000 पेंशन मिलता है। जो लोग 20-25 साल सेवा कर चुके हैं उनका ये दशा हो। ठीक। अभी जो है 2004 के बाद जो लोग नौकरी प्राप्त किए हैं और रिटायर हुए हैं तो आज से लगभग 24 यानी 12, 14, 15 साल, 18 साल के जो लोग सेवा किए हैं उनका पेंशन जो है 2000, 4000, 1800, 1500 बनता है। ठीक। तो यहाँ एनपीएस में किसी प्रकार की कोई, जैसे यहाँ 10 वर्ष की सेवा की है तो कम से कम 10,000 पेंशन तो मिलेगा, इस प्रकार की कोई गारंटी यहाँ नहीं है। मार्केट के ऊपर निर्भर है, आपका पैसा लगा है, जैसा मार्केट से
उसको लाभ मिलेगा, उसी हिसाब से आपका पेंशन निर्धारित होगा। तो ये पूरी तरह से ये मार्केट लिंक योजना है, ठीक। 2004 में शुरू हुई। इसमें 2004 में ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, लेकिन बाद में 2009 में कहा गया कि इसमें 1 जनवरी 2004 से ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुई थी, और 2009 में ये कहा गया कि ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए ये खोल दी गई। यानी जो एनपीएस है, यह जो है 2004 में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थे, सरकारी कर्मचारी, और 2009 में कहा गया कि ये सभी भारतीय नागरिक इसे ले सकते हैं। नागरिक वो कर्मचारी हो न हो, सभी भारतीय नागरिक इसे एनपीएस को ले सकते हैं। बाद में इसमें 2015 में रिजर्व बैंक ने कहा कि अनिवासी भारतीय भी इसे ले सकते हैं, अनिवासी भारतीय भी इसे ले सकते हैं, ठीक। एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है? पीएफआईडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे ये रेगुलेट करता है एनपीएस को। एनपीएस का जो भी आपका अंशदान लगता है उसे मार्केट में लगाना होता है। जो पैसा आपका अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है, वो मार्केट में पैसा वो लगाना होता है किसी शेयर खरीदने के संदर्भ में, इस तरह से इक्विटी खरीदने के संदर्भ में वो लगाया जाता है। इसके लिए जो लोग लगाते हैं वो एजेंसियां होती हैं, उनको ये जो प्राधिकरण है यही नियुक्त करता है, और वही लोग ये धन आपको लगाते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कहाँ इस पैसे को, किस एजेंसी को आप चुनना चाहते हैं, उस एजेंसी को आप चुन सकते हैं, ठीक। तो वो पैसा आपका मार्केट में लगता है, जिस तरह से रिफंड मिलता है उस पैसे का, उसी हिसाब से आपको रकम मिलती है, ठीक। तो एनपीएस में ग्रेचुइटी फंड की कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पीपीएफ की कोई बात नहीं है। यानी पीपीएफ जो शुरू किया गया था 1960 में, इसकी कोई बात नहीं की गई है, कोई बात यूपीएस में भी नहीं है, एनपीएस में भी नहीं है। ग्रेचुइटी की जो बात की गई थी 1972 में, ग्रेचुइटी अधिनियम जो बना था, तो इसकी बात यूपीएस में की गई है, एनपीएस में इसकी बात नहीं है, ठीक। मेडिकल सुविधाओं की बात ओपीएस में भी है और यूपीएस में भी है, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे एनपीएस के, यूपीएस के और ओपीएस के, ठीक।